जय हिंद दोस्तों, रक्षियाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, दिसंबर का एआई सीपेन का आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी तक दिसंबर का एआई सीपेन का आंकड़ा हमें नहीं मिला है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों दिसंबर का आंकड़ा आपको मिलेगा 15 फरवरी से पहले। जी हां दोस्तों, 15 फरवरी तक आपको दिसंबर का आंकड़ा मिल जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि जनवरी 2025 से कितना परसेंट आपको डीएडीआर मिलेगा। जी हां दोस्तों, वैसे पूरी उम्मीद बताई जा रही है कि इस बार जो आपका डीएडीआर होगा वो होगा 56%। 3% की बढ़ोतरी यहां पे आकी जाएगी। 3% की बढ़ोतरी आपको मिलेगी। तो दोस्तों 15 फरवरी तक, 15 फरवरी से पहले आपको दिसंबर का आंकड़ा मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करूंगा महंगाई की। जी हां दोस्तों जो महंगाई चल रही है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं दिसंबर 2024 का आंकड़ा देखूं, महंगाई देखूं, तो दोस्तों ये महंगाई 5.22% से ऊपर है। जी हां दोस्तों, यानी 5% से ज्यादा है। जी हां दोस्तों अगर मैं फूड प्राइस इंडेक्स की बात करूं, जी हां दोस्तों, यानी वेजिटेबल्स की बात करूं, खाने पीने की चीजें बात करूं, तो दोस्तों उसमें भी महंगाई लगभग 8.39% से ज्यादा है। जी हां दोस्तों, लेकिन डीएडीआर आपका बढ़ेगा सिर्फ 2% या फिर 3%। जी हां दोस्तों, यानी अगर आप एक तरफ महंगाई देखें और डीएडीआर का परसेंटेज देखें तो दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी महंगाई को देखते हुए आपका डीएडीआर ज्यादा बढ़ता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी महंगाई तो आपकी जा रही है 5.22% से ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों उसमें कई चीजें सम्मिलित होती है, बहुत सी चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे दोस्तों फूड प्राइस इंडेक्स हो गया, जैसे कि क्लोथ प्राइस इंडेक्स हो गया, बहुत सी चीजें होती है। तो दोस्तों उसका परसेंटेज महंगाई में 8.39 से ज्यादा है, लेकिन डीएडीआर आपको मिलेगा सिर्फ 56%, यानी सिर्फ 2% 3% की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों डीएडीआर का जो फॉर्मूला है वो सरकार को चेंज करना चाहिए। महंगाई के आधार पे आपका डीएडीआर बढ़ना चाहिए लगभग 4-5% से ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड ऑफिस टाइम बार्ड हुए केसों की आर्मी हेडक्वार्टर से सेंशन कैसे लेता है? जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है कई पेंशनर्स एसीपी लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। जो पेंशनर्स 2006 से पहले आए हैं, 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं, कई पेंशनर्स को एसीपी मिलनी है। पेंशनर्स कार्रवाई करते हैं रिकॉर्ड से। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये केस बहुत पुराने हो गए हैं। किसी के 2003 के हैं, 4 के हैं, 5 के हैं, बहुत पुराने हैं। तो दोस्तों रिकॉर्ड कई बार पार्ट 2 ऑर्डर नहीं करता, वो बहुत देरी से करता है। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों वो पीओआर को केस भेजता है। पीओआर कहता है कि ये केस बहुत पुराने हैं, इसलिए आर्मी हेडक्वार्टर से सेंशन लेनी पड़ेगी रिकॉर्ड को। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों रिकॉर्ड कैसे सेंशन लेता है आर्मी हेडक्वार्टर से, ये मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों रिकॉर्ड जो सेंशन लेगा वो लेगा आर्मी हेडक्वार्टर से। जी हाँ दोस्तों, यानी जो केस आपका डिले हो गया है तो एक डिले रिपोर्ट बनानी पड़ेगी रिकॉर्ड को। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड के पास डिले रिपोर्ट होती है, डिले रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी आर्मी हेडक्वार्टर को। जी हाँ दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर फिर सेंशन करेगा आपके केस को। जी हाँ दोस्तों, सेंशन करेगा, सील अटेस्ट करेगा, उसके बाद वो रिकॉर्ड को भेजेगा, उसके बाद रिकॉर्ड पीओआर को भेजेगा केस। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों डिले रिपोर्ट बनाता है यहाँ पे रिकॉर्ड, और सीधा वो परमिशन लेता है आर्मी हेडक्वार्टर से। और जैसे ही दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर से एसीपी के केस के लिए परमिशन मिल जाती है, उसके बाद आपका केस आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम लगता है एसीपी केस के लिए, एमएससीपी के लिए इतना टाइम नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, एमएससीपी के जो केस होते हैं जो 1/1/2006 से वैलिड है, वो पेंशनर्स को दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा दिक्कत होती है एसीपी के केस के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एसीपी के जो केस होते हैं वो काफी पुराने होते हैं, तो दोस्तों कई बार सेंशन लेनी पड़ती है आर्मी हेडक्वार्टर से। जी हाँ दोस्तों, तभी पीओआर आपका केस वो आगे बढ़ाता है। सबसे पहले पार्ट 2 ऑर्डर होना होता है, पार्ट 2 ऑर्डर हो जाता है तो दोस्तों उसके बाद तो फिर सेंशन दे ही देगा यहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर। तो रिकॉर्ड सही तरीके से कार्रवाई करे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने आपको बता दिया डिले रिपोर्ट यहाँ पे बनवानी पड़ती है रिकॉर्ड से। जी हाँ दोस्तों, जब डिले रिपोर्ट बनेगी यानी आपका केस कितना पुराना हो गया,
क्यों वो पुराना हुआ? एक डिले रिपोर्ट सबमिट होगी आर्मी हेडक्वार्टर के पास, उसके बाद वो सैंक्शन देगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फरवरी की पेंशन 28 फरवरी फ्राइडे को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स अभी से ही पूछ रहे हैं कि सर फरवरी की पेंशन कब मिलेगी। दोस्तों फरवरी की पेंशन आपको मिलेगी मंथ के लास्ट डे में, जैसे कि दोस्तों स्पर्श आपको देता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फरवरी की पेंशन आपको 28 फरवरी या फिर फ्राइडे को मिल जाएगी। जिनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ उनकी पेंशन रुकेगी फरवरी की। जी हाँ दोस्तों, जिन पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू था 31 जनवरी को, जी हाँ दोस्तों, या फिर जिनका ड्यू होगा 28 फरवरी को, अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते या फिर आपने जमा नहीं किया तो आपकी फरवरी की भी पेंशन रुक जाएगी। जिनका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू था 30 नवंबर को, जी हाँ दोस्तों, या फिर दिसंबर में था, जिन्होंने सबमिट कर दिया उनको जनवरी की पेंशन मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी पेंशन रुकी थी 1 महीने की 2 महीने की, उनको दे दी गई है स्पर्श के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को मिली है। तो दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा है तो पेंशन आपको जरूर मिलेगी। अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे तो आपकी फरवरी की भी पेंशन रुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। जिन्होंने सबमिट कर दिया उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया उनको करने की जरूरत है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे उनकी पेंशन रुकेगी। फरवरी की पेंशन आपको 28 फरवरी फ्राइडे वाले दिन मिल जाएगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिकों, सर्विंग जवानों को एसबीआई बैंक देता है 1 करोड़ या फिर 50 लाख। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बैंक हैं जो आपको 50 लाख या फिर 1 करोड़ का पैसा देते हैं। अब दोस्तों ये कौन सा पैसा है? ये पैसा है एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी मृत्यु एक्सीडेंट में होती है तो फिर वाइफ को, स्पाउस को इंश्योरेंस कवर मिलता है, चाहे वो 50 लाख का हो या फिर वो 1 करोड़ का हो। जी हाँ दोस्तों, यानी मिलता उसे ही है जिन पूर्व सैनिकों की या फिर जवानों की मृत्यु होती है इन एक्सीडेंट। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी अलग अलग टाइप का होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी अलग अलग टाइप का होता है। एक तो होता है रोड एक्सीडेंट, एक होता है कि आप एयर में जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, हवाई जहाज में जा रहे हैं, वहां अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, तो उसका भी दोस्तों इंश्योरेंस कवर मिलता है वाइफ को, स्पाउस को। तो दोस्तों जो अमाउंट है वो अलग अलग डिसाइड है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रोड एक्सीडेंट होता है तो दोस्तों उसमें सर्विंग जवानों को मिलता है 1 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, जो सर्विंग जवान है, जो अभी जॉब कर रहे हैं, उनको मिलता है दोस्तों 1 करोड़ रुपए। उनकी वाइफ को, स्पाउस को, जो उनका नॉमिनी होगा उसे मिलेगा। और दोस्तों पेंशनर्स को, पूर्व सैनिकों को मिलता है 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये मैं एसबीआई बैंक की बात कर रहा हूं, एसबीआई बैंक की, अगर आपका खाता है एसबीआई बैंक में। बाकी जो दूसरे बैंक है, पीएनबी हो गया, यूबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जो दूसरे बैंक है वो भी इंश्योरेंस कवर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैकेज देते हैं वो। तो इसके लिए आपको अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बताया सर्विंग जवानों को मिलता है 1 करोड़, जो पेंशनर है, पूर्व सैनिक है, उनको मिलता है 50 लाख। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहां पर डिसेबिलिटी कवर भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, उनको भी कवर मिलता है जो डिसेबल्ड है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये भी एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होता है, यानी आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज को देखते हुए आपको डिसेबिलिटी का कवर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सीडेंट कवर मिलता है। दोस्तों पेंशनर्स को यहां पर नहीं मिलता, पेंशनर्स को डिसेबिलिटी कवर नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, और ये भी डिसेबिलिटी कवर एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर में आता है। लेकिन दोस्तों जो जवान है, जो सर्विंग जवान है, उनको मिलता है दोस्तों 1 करोड़ तक। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ तक का डिसेबिलिटी कवर मिलता है। सर्विंग जवानों को मिलता है डिसेबिलिटी कवर उनके परसेंटेज के हिसाब से। अब दोस्तों और क्या क्या मिलता है? हायर एजुकेशन कवर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वाइफ है, स्पाउस है, वो बच्चों को कैसे देखेगी, कैसे उनका पालन पोषण करेगी? तो इसके लिए बैंक आपको पैसा देता है, वाइफ को, स्पाउस को, जिसे हम बोलते हैं हायर एजुकेशन कवर। या फिर दोस्तों गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर, अगर बेटी की शादी करवानी है तो उसके लिए भी बैंक आपको पैसा देता है। फिर दोस्तों एजुकेशन लोन, अगर बच्चों का एजुकेशन है, एजुकेशन करवानी है, कोई हायर एजुकेशन करवानी है, तो उसके लिए भी बैंक आपको पैसा देता है। फिर दोस्तों यहां पे पेंशनर्स को भी ये सुविधाएं मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स को भी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन कवर की, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर गर्ल चाइल्ड मैरिज। जी हाँ दोस्तों, बच्चियों की शादी करवानी है, उसके लिए भी पैसा मिलता है पेंशनर्स को।
तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सी चीजें मिलती है बैंकों के द्वारा। और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो जहां पर आपका खाता है जिस बैंक में, वहां आप चले जाइए। जो मैनेजर होंगे, कर्मचारी होंगे, वो आपको बता देंगे कि कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं जवानों को या फिर पूर्व सैनिकों को। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 8 सीपीसी में डीए 108% या फिर 125% तक होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों अगर मैं महंगाई की बात करूं तो दोस्तों आपका डीएडीआर अगर मैं 1-1-16 से देखूं तो दोस्तों आपका डीएडीआर लगभग 100% से ऊपर जाना चाहिए था। 125% तक होना चाहिए था जनवरी 2026 के आसपास, दिसंबर 2025 के आसपास। और अफसोस की बात है कि आपका डीएडीआर सिर्फ 60% के आसपास घूम रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 60% के आसपास होगा। ये किस वजह से दोस्तों, आप सब बात जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपको डीएडीआर 100% से ऊपर मिलता, 100% से ज्यादा जाता, अगर मैं जनवरी 2026 की बात करूं तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से ऊपर मिलता। जी हाँ दोस्तों, 2.57 से आपका ज्यादा फिटमेंट फैक्टर जाता अगर इस टाइम आपका डीएडीआर 100% से ऊपर होता। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है आपका 100% से ऊपर क्या 60% से भी ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है, 70% से ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से दोस्तों फिटमेंट फैक्टर भी यहां पर ज्यादा नहीं बन रहा 8 सीपीसी का। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई तो बढ़ रही है, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया, महंगाई तो ज्यादा जा रही है, लेकिन डीएडीआर आपका ज्यादा नहीं बन रहा अभी 7 सीपीसी में। अगर मैं जुलाई 2025 से बात करूं या फिर मैं जनवरी 2026 से देखूं, ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, जिसका नुकसान पेंशनर को या फिर सरकारी कर्मचारियों को हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों 8 सीपीसी की मैं बात करूं, 8 सीपीसी में आगे चलकर जो आपका डीएडीआर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 108% या फिर 125% तक। 100% से वो ऊपर पहुंच जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये एक दिक्कत की बात है। तो दोस्तों देखेंगे आगे क्या होता है। भले डीएडीआर कितना भी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिटमेंट फैक्टर आपको ज्यादा मिले, लगभग 2.00 से ज्यादा, 2.57 से ज्यादा, ताकि पेंशन और सैलरी उस हिसाब से बढ़ पाए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में ही खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।